अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मीम टीवी पर तेलंगाना फाइल्स के नाम से एक ऐसी सीरीज का आगाज किया जा रहा है जो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि दबाई गई सच्चाइयां हैं जिन्हें बरसों से सियासी ताकत, पुलिस के खौफ और इख्तेदार की दीवारों के पीछे छुपाया जाता रहा है। ये वो दास्तान है जहां कभी बेकसूर नौजवानों की दर्द भरी चीखों को पुलिस लॉकअप्स की दीवारों में दफन कर दिया गया था, जहां औकाफ की कीमती जायदादें खामोशी के अंधेरे में निगल ली गई, जहां बल्दिया के नाम पर अवाम के साथ नाइंसाफियां की गई और जहां सियासत के ऐवानों में अवामी मसाइल का सौदा होता रहा। हम आपके सामने वो हकायक लाएंगे जिन्हें बताने से दीगर न्यूज चैनल्स डरते और हिचकिचाते हैं, वो सच जिन्हें सियासी दबाव, पुलिस के खौफ और मफादात की जंजीरों में कैद कर दिया गया। अब हर हफ्ते एक नई फाइल खुलेगी, हर एपिसोड में जुल्म की एक नई दास्तान बेनकाब होगी और वो सवाल उठेंगे जिनसे इख्तिदार कांप उठे। आज की सीरीज में आजादी के बाद से लेकर आज तक पुलिस जुल्म, फर्जी इनकाउंटर्स, झूठे मुकदमात, नाइंसाफियां और उन सिया वाकयात को सामने लाने की कोशिश की गई है जिन्हें तारीख के अंधेरों में दफन करने की कोशिश की गई। हम उम्मीद करते हैं कि नाजरीन, नौजवान और हक के लिए आवाज उठाने वाले तमाम लोग इस मिशन का हिस्सा बनेंगे। 30 जनवरी 1948 ये आजाद हिंदुस्तान के पहले बड़े दहशतगर्दाना वाकये का सियाह दिन था, जिस दिन कौम के अजीम रहनुमा, अमन, मोहब्बत और अदम तशद्दुद के अलमबरदार महात्मा गांधी को एक हिंदू दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता शख्स नथुराम गॉडसे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। यह हमारे मुल्क के अमन, भाईचारे और अदम तशद्दुद के फलसफे पर हमला था, जिससे आपसी मोहब्बत का एक अजीम खौफ लहू लहान हो गया। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उस वाकये में किसी मुसलमान का नाम शामिल नहीं था। आज जरा लम्हा भर के लिए तसव्वुर करें इस बात का कि अगर यही जुर्म किसी मुसलमान के सर आ जाता तो क्या नफरत की आग पूरे मुल्क में ना फैलाई जाती? क्या एक फर्द के जुर्म को पूरी कौम के खिलाफ हथियार ना बनाया जाता? क्योंकि इस मुल्क में कई बार ऐसा होता है कि एक शख्स के जुर्म का बोझ पूरी कौम पर डाल दिया जाता है। लोगों के नाम, लिबास और मजहब को शक की निगाह से देखा जाता है। इसीलिए आज भी जरूरत इस बात की है कि जुर्म को जुर्म कहा जाए और समझा जाए, मगर किसी पूरी कौम या मजहब को उसका मुजरिम ना बनाया जाए। फिर शुरू हुआ नफरतों का सिलसिला। 1948 हैदराबाद, दक्कन और खून में डूबी खामोशी, ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन। 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 हैदराबाद, दक्कन में फौजी कार्रवाई होती है, जिसमें देहात जला दिए गए, मुसलमानों के घरों पर हमले हो गए, हजारों लोग मारे गए। सुंदर लाल कमेटी रिपोर्ट में मुसलमानों के कत्लेआम, लूटमार और इज्तिमाई जुल्म के वाकयात, ह्यूमन राइट्स के मुताबिक यह सिर्फ फौजी ऑपरेशन नहीं था बल्कि खौफ, इंतकाम और खामोशी का दौर था। आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के बाद न्यू ब्रिटिश हुकूमत, लेकिन वही पुराना खौफ। पुलिस निजाम बड़ी हद तक वही रहा जो अंग्रेज छोड़ गए थे। फर्क सिर्फ हुक्मरानों के चेहरों का था। जहां एक तरफ नथुराम गॉडसे को हीरो बना दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब हाल यह था कि मुल्क में जब भी फसाद होता, बम धमाके होते या दहशतगर्दी का कोई वाकया पेश आ जाता, उंगलियां अक्सर मुस्लिम नौजवानों की तरफ ही उठती। फिर गिरफ्तारियां, छापे और कई खानदानों के लिए रात की दस्तक कयामत बन गई। फिर शुरू हुई 1990 की दहाई, हैदराबाद में शदीद फिरका वाराना फसादात का दौर। कई रिपोर्ट और इल्जामात के मुताबिक पुलिस फायरिंग ज्यादातर मुस्लिम महलों में ही की जाती थी। पुलिस फायरिंग और मुस्लिम इलाकों में खौफ, जिसमें कई नौजवान पुलिस की गोलियों से हलाक और फिर सैकड़ों गिरफ्तार। इन्हीं वाकयात की कड़ी थी कि 8 दिसंबर 1990 की वो रात छतरी नाका पुलिस स्टेशन के एसीपी एन सत्तैया पर पुलिस कांस्टेबल अब्दुल कदीर का इल्जाम था कि वो मुस्लिम नौजवानों पर गोली चलाने का हुक्म दे रहे थे, जिसके रद्द-ए-अमल में कांस्टेबल अब्दुल कदीर ने एसीपी एन सत्तैया पर अपनी राइफल तान दी और जिसका खमियाजा उन्हें अपनी आजादी की कीमत देकर चुकाना पड़ा। अब्दुल कदीर के नाम पर मुसलमानों की नाम नेहाद क़यादत करोड़ों रुपए का चंदा जमा करती रही।
और चंदा देने वाले कुछ लोग आज भी बाहयात हैं। उसके बावजूद भी कांस्टेबल अब्दुल खदीर जैसे मर्दे मुजाहिद शहीद का बेटा आज भी मजलूमियत और कसम पुरसी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। फिर आया वो सियाह दिन 6 दिसंबर 1992, बाबरी मस्जिद की शहादत और एक जख्मी कौम की दास्तान। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पूरा मुल्क आग और खून की लपेट में आ गया। हैदराबाद, मुंबई, सूरत, भोपाल और कई दूसरे शहर फिरका वाराना फसादात से दहल उठे। घर जले, बस्तियां खाक में मिल गईं। पुलिस फायरिंग में भी हलाक होने वाले ज्यादातर मुस्लिम नौजवान। हिंदुस्तान की सियासत भी इस सानहे के बाद बदल गई। बाबरी मस्जिद का मसला सियासी ताकत का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। बाबरी मस्जिद का सबसे ज्यादा सियासी फायदा अगर किसी ने उठाया तो वो 2 सियासी जमातें ही, एक बीजेपी और दूसरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। एक तरफ बीजेपी ने राम मंदिर तहरीक के जरिए मुल्क भर में सियासी तरक्की हासिल कर ली और दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 25 साल तक अपनी तकरीरों में वादे करते रहे कि बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर तामीर होगी। लेकिन तारीख की एक तल्ख हकीकत यह रही कि बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर ना हो सकी, जबकि राम मंदिर का मंसूबा मुकम्मल हो गया। और यह सवाल छोड़ गया कि आखिर कब तक मजहबी जज्बात सियासत की सीढ़ी बनते रहे। 2007 मक्का मस्जिद बम धमाका। मस्जिद मुसलमानों, धमाका जुमे के दिन, शहीद होने वाले मुसलमान, पुलिस की गोलियों का निशाना बनने वाले मुसलमान और फिर पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले बेकसूर मुसलमान, फिर 3rd डिग्री, इलेक्ट्रिक शॉक्स। इन्हीं बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारियों में हैदराबाद के एक आलिम दीन मौलाना अलीमुद्दीन इस्लाही के फर्जंद मोहतसिम बिल्लाह भी शामिल थे, जिनको मक्का मस्जिद ब्लास्ट के झूठे मुकदमात में फंसाया गया था। उसके बाद हमने खामोश क़यादत और जागती गैरत का वो मंजर भी देखा जब सईदाबाद इलाके की हमारी वो बेटियां और बहनें, जिन्होंने गैरत का परचम उठाकर उन बेकसूर गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपने घरों के सुकून को छोड़कर सड़कों, अदालतों और जेल की दीवारों तक पहुंच गई, जिनको 14 दिनों तक चंचलगुड़ा जेल में कैद रखा गया। लेकिन वो क़यादत जो जलसों में इंसाफ, ईमान और गैरत के नारे लगाती है, वो उस वक्त कहीं नजर नहीं आई। खामोश क़यादत और जागती गैरत का वो वाकया भी हम आपको याद दिला दे। जब मर्द हजरात अपने घरों में बैठे तमाशाई बने हुए थे, तब सईदाबाद की 28 बहादुर बहनों ने वो काम कर दिखाया जो पूरे शहर के मर्द नहीं कर सके। उन्होंने गैरत का परचम उठाया, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। ये हमारी वो बेटियां, वो बहनें थी जो घरों के सुकून को छोड़कर सड़कों, अदालतों और जेल की दीवारों तक पहुंच गई, जिनको 14 दिनों तक चंचलगुड़ा जेल में कैद रखा गया। वो नौजवान तो बाद में बाइज्जत बरी हो गए, यानी वो बहनें सच के साथ खड़ी थी और क़यादत झूठ का साथ दे रही। मुस्लिम क़यादत के एक तरफ बुर्खा पोश खातून को प्राइम मिनिस्टर बनाने के इरादे, लेकिन उन्हीं के शहर में जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक रेंगती हुई जमात से जवान हुई, उसी शहर में कभी कोई आवाज नहीं उठाई और ना ही मासूम नौजवानों की गिरफ्तारी के बारे में कभी कुछ बोला गया। न सिर्फ ये, बल्कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद मुस्लिम नौजवानों पर फायरिंग करने वाले काती पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी कभी जबान नहीं खोली गई, बल्कि नौजवानों की रिहाई के बाद भद्दा मजाक किया गया कि उन नौजवानों को ऑटोज दिला दिए जाएं, जबकि इस धमाके के जिम्मेदार होने के इल्जाम में मुलव्विस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और स्वामी असीमानंद जब नामपल्ली कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए तो उनके खिलाफ अपील तक नहीं की गई। 2008 जैनोर और आदिलाबाद फसादात। वटोली में महबूब खान के अफराद खानदान को जिंदा जला देने का दिल दहला देने वाला वाकया। 144 दुकानें जला दी गईं, करोड़ों का नुकसान हो गया। ना ही उनकी जमात का कोई रुकन वहां पहुंचा और ना ही कोई नुमाइंदगी की गई, क्योंकि जैनोर फसादात को लेकर एमआईएम वक्त के सीएम की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती, जिसके लिए सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर ठहर कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और कुछ दिन बाद दारुसलाम में बैठकर सिर्फ एक जुमला कह दिया गया कि मैं ऐसे वाकयात की मजम्मत करता हूं।
फिर 7 अप्रैल 2015 के दिन आलेर इनकाउंटर, हथकड़ियों में जकड़े हुए 5 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने मुबैना तौर पर फर्जी इनकाउंटर में हलाक कर दिया। इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन आलेर इनकाउंटर हुआ था, उसी दिन भोपाल शहर में जेल से फरार 2 कैदियों का भी इनकाउंटर कर दिया गया था और उसी रात सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नेशनल मीडिया के प्राइम टाइम में बड़े ही जोश और खरोश के साथ अपने जज्बात और गुस्से का इजहार कर रहे थे। उसी वक्त हैदराबादियों की भी नजरें उन पर टिकी हुई थी कि वो हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर 5 मुस्लिम नौजवानों के इनकाउंटर के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन काबिल मुबारकबाद है हमारी क़यादत कि उन्होंने भोपाल के इनकाउंटर पर तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन आलेर इनकाउंटर पर अपनी जबान को बंद रखा। लेकिन वहीं जब उनके अपने छोटे भाई पर चाकुओं से हमले हो जाते हैं तो हैदराबाद में 100 जलसों का सिलसिला जारी कर दिया जाता है और 100 दिनों तक हर रोज एक जलसा होता रहा। तो फिर यहां पर यह क्यों नहीं कहा जा सकता कि मिल्ली मफादात से ज्यादा ये अपने जाती मफादात को तरजीह दे। 2023 मोहम्मद कदीर की पुलिस कस्टडी में मौत, जुल्म की एक लर्जा कैज दास्तान। एक चोरी के मुकदमे में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 5 दिनों तक वो पुलिस की तहवील में रहे। जब बाहर आए तो उनकी जिंदगी मौत की दहलीज पर खड़ी थी, जिनका हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में इंतकाल हो जाता है। अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया कि कदीर को 3rd डिग्री टॉर्चर का निशाना बनाया गया, जिसके बाद हमारी नाम नेहाद क़यादत ने जमात के एक MLA को मैयत में भेज दिया और उन ऑफिसर्स को बचा लिया गया। फिर 20 अक्टूबर 2025 निजामाबाद में रियाज इनकाउंटर, तेलंगाना का एक नौजवान जिसका जुडिशियल कस्टडी में इनकाउंटर कर दिया जाता है। इन दिनों सदर मजलिस दूसरे शहरों के इलेक्शन में मसरूफ होते हैं। शायद अभी भी उनको यह पता नहीं कि रियाज का इनकाउंटर हो चुका है। हो सकता है कि किसी ने अभी तक उनको इस बात की इत्तला नहीं दी, इसीलिए ना ही उन्होंने उसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद की और ना ही किसी MLA या रुकने मजलिस को मैयत में शिरकत के लिए भी नहीं भेजा। बहरहाल ये तो चंद गिने चुने वाकयात थे, लेकिन तेलंगाना हैदराबाद में फिरका वाराना फसादात और मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की एक तारीख है। 2009 और 2010 में मादाना पेट फसादात, मंदिर में गोश्त मिलने के वाकयात, जिसमें भी सैकड़ों मुसलमानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। 2011 में चार मीनार भाग्य लक्ष्मी मंदिर के तनाज़ात, इस दौरान पुलिस कार्रवाइयों और मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां। 2012 राम नवमी और मादना पेट फसादात, 2012 किशन बाग फसादात, पुलिस फायरिंग और हलाकत, सैकड़ों गिरफ्तारियां। यूं तो फसादात हैदराबाद की जीनत हुआ करती थी। पुलिस एक्शन के बाद हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कहीं फसादात हुए तो वह सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद ही है। इसके बाद भी मुसलमानों की क़यादत का फसादात के बाद यह रोल होता था कि एक थैला चावल हाथ लगाकर बांट देते थे। आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितने फसादात, कितने नौजवान मारे गए, कितने घर जला दिए गए या कितने बेकसूर जेलों में सड़ते रहे। असल सवाल यह है कि ये हर हादसे के बाद खामोश कौन रहा? वो क़यादत कहां थी जो स्टेजेस पर गैरत के नारे लगाती रही, मगर जब नौजवानों की लाशें उठती रहीं तो सिर्फ सियासी मसलहतों के पर्दे ओढ़कर बैठती रही। ये खामोश क़यादत सियासी सौदागरी और मजलूम अवाम के टूटते एतमाद की भी दास्तान है। मगर याद रखिए, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो तारीख खामोश नहीं रहती। कलम की स्याही एक दिन तख्तों के रंग बदल देती है और जब कौम जागती है तो ऐवानों में बैठे ताकतवर लोगों की नींदें हमेशा के लिए उड़ जाती है। तेलंगाना फाइल्स में आज इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई फाइल के साथ। अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।